हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारा फंडामेंटल राइट्स तक के चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेंडिंग है, जो हम पर साइमल्टेनियसली डिफरेंट वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, फिलहाल हम अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फाइन, देखो गाइस, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने पढ़ा था यूनियन एंड टेरिटरीज कौन से पार्ट में कवर होते हैं, पार्ट 1 में विद आर्टिकल 1 to 4। फिर हमने पढ़ा था जो सिटीजनशिप, वो पार्ट 2 में कवर होती है विद आर्टिकल 5 to 11। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में कवर होते हैं विद आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, तो आई होप कि आप 35 आर्टिकल तक आपको याद होगा। अब हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की। ये जो कवर होते हैं पार्ट 4 में होते हैं विद आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, तो इसी तरह आपके सभी आर्टिकल्स कवर होंगे और आपको याद भी रहेंगे। फाइन, तो अगेन पहली लाइन यही है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। और ये हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने बोरो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। जब हमने सेलियंट फीचर्स पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हमने जो डीपीएसपी है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं। हमने डीपीएसपी को बोरो किया है आयरलैंड से, और उस वक्त मैंने आपको ट्रिक बताई थी IT, दैट इज द इरिश एंड डीपीएसपी। फाइन, और डीपीएसपी ने खुद इन्हें कॉपी किया कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फाइन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है? दैट दीज आर द नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला था, उसी तरह डीपीएसपी को उन्होंने क्या बोला है? दैट दीज आर द नोबल फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फाइन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, इसके अलावा ये बोला जाता है कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें एक्चुअल में क्या है, फिलोसफी ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। सो डीपीएसपी विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो ऑस्टिन है वो बोलते हैं कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो नॉट ओनली डीपीएसपी बोला, इन्होंने बोला है डीपीएसपी प्लस FR, these are the conscience of the constitution as per Austin. Fine, so you should know. अब हम बढ़ते हैं फीचर्स क्या है डीपीएसपी के। हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो डीपीएसपी है, क्यों बनाया है? देखो, हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो डायरेक्ट कर रहा है मतलब कि जो स्टेट की पॉलिसीज होती हैं, जो स्टेट के लॉज होते हैं, कि उनको क्या करना है? डायरेक्ट करता है, उनको कुछ डायरेक्शन शो करता है, कुछ प्रिंसिपल शो करता है। ठीक है, इस फ्रेज का मतलब यही है कि जब भी स्टेट, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई भी लॉज बनाती है या कोई भी पॉलिसीज बनाती है, तो उन्हें क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और क्या चीज़ें दिमाग में रख के उन्हें ये लॉज बनाने चाहिए। ठीक है, ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं या रिकमेंडेशंस होती हैं टू स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, आपको पता प्रिंसिपल्स क्या होता है भाई? प्रिंसिपल्स एक तरह का वही होता है ना, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये एक तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, रिकमेंडेशन देती हैं जो हम गवर्नमेंट को देते हैं कि आप कोई भी लॉ बना रहे हो तब आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आपको क्या करना चाहिए? मैटर्स में भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36, जो टर्म स्टेट है इन द पार्ट 4 हैव द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट। सिंपल बात ये है, आपने स्टेट का मीनिंग कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 12 में पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह डीपीएसपी में आर्टिकल 36 है, उसमें भी क्या स्टेट है। फाइन, तो आर्टिकल 36 में जो टर्म स्टेट है उसका मीनिंग सेम है जो पार्ट 3 में हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। ठीक है, और इसमें सभी कुछ इंक्लूड है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज एंड सभी पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। फाइन, हमने आर्टिकल 12 में जब स्टेट पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था ना कि इसमें क्या क्या कवर होता है? गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फिर हमने लोकल बॉडीज पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा था कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जैसे ONGC, LIC, SBI, ये सब किसमें कवर होती है? स्टेट रूलिंग के अंडर। ठीक है, तो आई शुड, अब आपको पता चलेगा आर्टिकल 36 क्या है। आर्टिकल 36 वही है जो आर्टिकल 12 है। ठीक है, और इसमें भी सभी कुछ कवर होता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे लोकल अथॉरिटीज़ के, या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑफ कंट्री। ठीक है, इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसी के जैसा है। मतलब कि देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके अंदर एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो उसमें भी जो इंस्ट्रक्शंस थी वही सेम है डीपीएसपी। फाइन, तो इट रिसेंबल्स विद दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन
एन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्ड्स में बोले तो डीपीएसपी एक तरह का इंस्ट्रक्शन ही, अभी हमने पढ़ा दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। फाइन, तो जो डीपीएसपी है दीज आर लाइक द इंस्ट्रक्शंस जो हम गवर्नर जनरल इशू करते हैं या फिर जो गवर्नर इशू करते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तब ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था वो ब्रिटिश के द्वारा लेके आ जाता। ठीक है, तो तब क्या किया जाता था, ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो इशू की जाती थी किनको, गवर्नर्स को की जाती थी या फिर गवर्नर जनरल्स को की जाती थी, किन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फाइन, what it's called directive principles is merely another name of the instrument of instruction। सिंपल बात ये है कि डीपीएसपी कुछ अलग नहीं है, चाहे हमने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोरो कर लिया हो, लेकिन ये रिसेंबल करती है सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था। ठीक है, ओनली डिफरेंस ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन सेंड टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। फाइन, नेक्स्ट है जो डीपीएसपी है, इसमें क्या है, मतलब कि सभी कुछ है। लाइक अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो, इसमें इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, मतलब कि इसी में सभी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। इनका एम यही है कि हम क्या करें, जो हमारे आइडियल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में आउटलाइन है, इनको हम रियलाइज करें और इन्हीं सब को दिमाग में रखते हुए हम लॉज बनाएं। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को क्या करता है, फुलफिल करता है, ना ही पुलिस स्टेट। ठीक है, आपको पता है इंडिया क्या वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट में क्या होता है, सिर्फ जो स्टेट होता है वो आपको बस एक सिक्योर रखता है। ठीक है, लेकिन आपका वेलफेयर नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वेलफेयर स्टेट में क्या करता है, जो आपका स्टेट है वो आपको सिक्योर भी रखता है और आपका वेलफेयर भी करता है। फाइन, तो डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है एक तरह से ये शो करता है कि इंडिया जो है वो वेलफेयर स्टेट है, ना कि सिर्फ पुलिस स्टेट है जो कॉलोनियल ईरा के वक्त था। ठीक है, इन ब्रीफ ये हमारे इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसी को क्या करता है, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। नाउ नेक्स्ट देखो, फोर्थ फीचर क्या है, जो डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है गाइस इन नेचर में, मतलब कि अगर आपका किसी ने डीपीएसपी वायलेट कर दिया या अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते। फाइन, सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर और ये कोर्ट्स में लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है अगर किसी ने वायलेट किया। इसलिए जो गवर्नमेंट होते हैं, चाहे सेंट्रल, चाहे स्टेट, चाहे लोकल है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 37 है वो खुद बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल है, मतलब कि स्टेट को गवर्न करते हुए इन सबको करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और ये स्टेट की ड्यूटी है कि आपको इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए इन मेकिंग लॉ। फाइन, सो अभी हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 36 में स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 में हमने क्या क्या बोला है कि स्टेट जब भी लॉज बनाता है देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट कि उसको ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं इन मेकिंग लॉज। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड आर्टिकल 37। लेकिन अगर गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर रही है, इट डजेंट मीन कि वो कुछ वायलेट कर रही है। अगर वो वायलेट भी कर रही है डीपीएसपी को, बट वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर। ठीक है, लाइक फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी वायलेट होने से आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। फाइन, ये सिर्फ एक ड्यूटी है ना स्टेट की कि आपको इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। फाइन, ड्यूटी और मैंडेटरी में बहुत फर्क होता है। फाइन, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि चाहे नॉन जस्टिसेबल हो इन नेचर में, लेकिन ये कोर्ट्स की हेल्प करती हैं वो एग्जामिन करने में कि स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो कितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं। फाइन, मतलब कि नो डाउट स्टेट है फॉलो ना करे ये, मतलब कि डीपीएसपी को लॉ बनाने में, लेकिन स्टिल कोर्ट्स इनका यूज़ करते हैं, कोर्ट्स की ये हेल्प करते हैं ये पता करने में कि जो भी लॉ बनाया गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है या नहीं। ठीक है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार क्या कर रखा है, इनको यूज़ किया है टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं डीपीएसपी को क्या कर रहे हैं, उनका इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, लो डाउन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर वो प्रिंसिपल it may consider such law to be reasonable in relation to the article 14 or article 19 and thus save such law from unconstitutional। मतलब कि फिर तब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लॉ है
कहीं ना कहीं डीपीएसपी को इफेक्ट कर सकता है। इट मे कंसीडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 और आर्टिकल 98, और इस वजह से इन लॉज को हमने सेव किया फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फाइन, आगे हम पढ़ते हैं अपने क्लास में। देखो डीपीएसपी को अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक, सोशल, और इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं यहाँ पे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। हाईवर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डीपीएसपी क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ, डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन। लेकिन कंटेंट और डायरेक्शन के बेसिस पे हम डीपीएसपी को 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। कुछ जो हमारे डीपीएसपी वो सोशलिस्टिक है, कुछ गांधीयन है, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखो आप नाम से समझ में आ गया, सोशलिस्टिक मतलब कि हम क्या सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। लिबरल का मतलब क्या है, हम लिबर्टी देते हैं, मतलब कि इसमें हम मेनली जो कैपिटलिस्ट है उस क्लास के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सोशलिस्ट और लिबरल बिल्कुल अलग वर्ड्स होते हैं। लाइक सोशलिस्ट में हम मेनली जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है उसके बारे में सोचते हैं। लिबरल्स में हम मेनली जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, उनके बारे में सोचते हैं। गांधीयन, गांधी जी आपको पता है गांधी जी जैसे सोचते थे, लाइक पंचायत टाइप इस बार या ग्रास रूट डेमोक्रेसी, इन सब की बात करते थे, वेलफेयर की बात करते थे। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में वो कौन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से डीपीएसपी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में कवर होते हैं। फाइन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें क्या है, दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट। इनका जो एम होता है कि हम लोगों तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पहुँचाएं और एक पाथ सेट करें टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। फाइन, सोशलिस्ट का मतलब यही होता है कि हमें वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना है और हमें लोगों तक सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अब ये क्या क्या स्टेट को डायरेक्ट करते हैं, सबसे ही बोलते हैं कि वी मतलब कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए। आर्टिकल 38 है ये, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by the justice, social, economic, political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। सिंपल बात ये है, आर्टिकल 38 क्या बोलता है। आर्टिकल 38 ये बोलता है कि स्टेट जब भी कोई लॉ बनाती है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये जो लॉ बना रहे हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बना रहे हैं और हम उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम जो हमारे इंडिया में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको एटलीस्ट हम मिनिमाइज करें, रिड्यूस करें, चाहे वो इनकम के मामले हो, स्टेटस, फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। ऐसा आर्टिकल 38 बोलता है। फाइन, इसके अलावा क्या है, आर्टिकल 39 है, ये खुद सोशलिस्ट में आता है। इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब कि हमें क्या करना है, हर एक जो सिटीजन है उसको एटलीस्ट जो उसके जीने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो हमें उन सबको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी में। इसके अलावा हमें क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो सके या मीन्स ऑफ, जैसे अंबानी है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि इंडिया में क्या जो लिखा होता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर, नो, हमारे इंडिया चाहे वेलफेयर स्टेट है चाहे सोशलिस्ट है लेकिन एक्चुअल में इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। फाइन, तो आर्टिकल 39 क्या बोलता है, टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड द इक्विटेबल। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऐसी सब चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी है सो दैट जो लोगों के लिए जीने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड, हमें क्या करना है, इक्वली मटीरियल रिसोर्सेज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। थर्ड, हमें क्या करना है, वेल्थ की कंसंट्रेशन या फिर इनइक्वालिटीज़ को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। फोर्थ, क्या करना है, हमें हर एक बंदे को इक्वली पे करना है फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में पूछ ले जाता है, ये आर्टिकल किसके अंडर कवर होता है, तो यू शुड नो आर्टिकल 39 कवर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। इसके अलावा हमें क्या करना है, वर्कर्स और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना है कि उनसे कोई अब्यूज ना हो, फोर्स वर्क ना करवा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है एफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। फाइन, तो गाइस आर्टिकल 39 के अंदर ये 6 चीज़ें कवर होती हैं और आई होप आपको 6 की 6 चीज़ें याद रहेंगी। अगेन एक बार बता देती हूँ, पहला, टू राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पहला है लाइवलीहुड, ठीक है। दूसरी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ, मतलब कि इनइक्वालिटी का आप कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। फिफ्थ है हमें क्या करना है, प्रिजर्व वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज, ठीक है। कोई मतलब आपको पता है वर्कर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स उनसे काम ना करवा रहा हो, ठीक है। एंड फिफ्थ है हमें क्या करना है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द
चिल्ड्रन, फाइन 6 हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फाइन गाइस, so you should remember this now, fine। आर्टिकल 39A ये क्या करते हैं, इट इज टू से टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, फाइन। आर्टिकल 39A के अंदर क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो जो लोग पुअर होते हैं, अगर उन्हें कुछ लीगल एड चाहिए होते हैं तो हम उन्हें फ्री लीगल एड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो इक्वली जस्टिस को क्या कर सके, अचीव कर सके, फाइन। देखो गाइस, अभी हमने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने पहले आर्टिकल 36 पढ़ा है जो उसमें स्टेट का सेम मीनिंग है। आर्टिकल 37 में हमने पढ़ा कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट कि हमें क्या करना चाहिए, दैट उसको अप्लाई करने चाहिए दिस प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ रूल्स, फाइन। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 38 जो कि सोशलिस्ट है, ठीक है। फिर हमने सोशलिस्ट में कौन कौन से पढ़े, आर्टिकल 39, और अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 39, ठीक है। आर्टिकल 39 में हमने पढ़ लिया है कि हमें क्या करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, सो दैट हम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकें। आर्टिकल 39 में फिर हमने 6 तरह के पढ़े हैं। आर्टिकल 39A में हमने क्या पढ़ा है कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है पुअर्स को और इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है। आर्टिकल 41 में ये है कि हमें क्या करना है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी है इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये आर्टिकल 41 में देखो इसमें हम क्या काम कर रहे हैं। देखो अगर कोई ओल्ड एज हो रहा है, सीनियर सिटीजन हो रहा है, या कोई अनएम्प्लॉयड है, या कोई बीमार आदमी है, हम उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ना। जहाँ पे वेलफेयर आ रहा है तो समझो वो चीज़ क्या है, सोशलिस्ट है, फाइन। तो इसमें हमें क्या करना है, सो दैट हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड कर सकें, या फिर जो लोग बूढ़े हैं उनको जैसे आपको पेंशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ना, तो ये सब किसमें कौन होता है, आर्टिकल 41 में, राइट। आर्टिकल 42 में हमें क्या करना है, हमें कुछ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन के कुछ प्रोविजंस हैं फॉर वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। लाइक अगर कोई वर्कर्स है वो एक सही एनवायरनमेंट में काम करें, जैसे लेबर लॉज, ये लेबर लॉज किस लिए आते हैं, सो दैट हम एक प्रोविज़न रखें, जैसे हमने कहा ना इस तरह के प्रोविजन बनाने हैं फॉर जस्ट मतलब जो चीज़ फेयर हो, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, और साथ में मैटरनिटी रिलीफ भी हमें प्रोवाइड करनी है। जैसे आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन को क्या मिलती है, मैटरनिटी पेड लीव मिलती है, वो इसलिए मिलती है बिकॉज ये ऐसे तरह के हमारे लॉज हैं, राइट। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी लीव, फाइन। आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स। हमें क्या करना है, सभी वर्कर्स के लिए एक इतना लिविंग वेज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने 10 घंटे काम किया और आप उसको 50 रुपये दें, हमें उतना लिविंग वेज देना है कि जिसमें वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को क्या कर सके, पेट भर सके, राइट, और उसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपना मेंटेन कर सके, और जो भी सोशल और जो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है उनका वो फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेज सेट करती है, ठीक है, सो दैट वो अपने लिविंग वेज को सिक्योर कर सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सिक्योर कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, और अपनी जो सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी, कल्चर मतलब कि कल को कोई फेस्टिवल आता है तो उसको वो मना सके, फाइन। तो ये आर्टिकल 43 बोलता है। आर्टिकल 43A बोलता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फाइन। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम क्या कर सके, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को सिक्योर कर सके इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगेन गाइस वही लेबर कोड जैसे हम काम करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो किसमें कवर होती हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, राइट। देखो अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या करूँगी साइड में, एक मिनट, फाइन गाइस। तो अभी आपको देखो सोशलिस्ट में हमने कौन कौन सी पढ़ी है, एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43 एंड 43A, फाइन। 38 में हमने क्या पढ़ा, स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एक मिनट यार, स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यस, स्टेट को ऐसे करने चाहिए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 39 में हमने 6 पढ़े हैं, फाइन। आर्टिकल 39A में हमने क्या पढ़ा है बताओ। आर्टिकल 39A में हमने ये बोला है कि हमने फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है सो दैट हम जस्टिस को पहुंचा सके, फाइन। आर्टिकल 41 में हमने पढ़ा है कि हमें कुछ क्या करना है,
जस्ट एंड मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है किन को लोगों को, जैसे अनएम्प्लॉयड वर्कर, जैसे आपने देखा मनरेगा जैसे स्कीम है, ओल्ड एज लोगों को, या फिर जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 42 पढ़ी है, इसमें हमने पढ़ा कि हमें किस तरह से वर्कर्स के लिए जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस को मेंटेन रखना है और हमें कुछ मैटरनिटी रिलीफ हमें लड़कियों को प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। फाइन। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल 43, ठीक है। 43A में हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या करना है, कुछ मिनिमम 43 में हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट यार देख लेती हूँ मैं। हाँ वही बोला था मैंने, आर्टिकल 43 में हमने क्या पढ़ा कि हमें मिनिमम वेजेस को क्या करना है, सेट करना है। फाइन। सो दैट जो लेबर्स हैं वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको सिक्योर रख सके और अपनी सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को फायदा उठा सकते हैं। आर्टिकल 43A में हमने पढ़ा है कि किस तरह से हमें जो लेबर्स है, लेबर्स की पार्टिसिपेशन को क्या करना है, सिक्योर करना है, ठीक है, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर। फाइन। बाकी इसके जो मैं नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके अलावा और कौन सा है, आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन के लेवल को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना है और पब्लिक हेल्थ को क्या करना है, इंप्रूव करना है। फाइन। तो अब आप देख लो कौन कौन से, अगेन आर्टिकल 38, 39, 39A, फिर है 41, 42, 43, 43A और 47। फाइन। अभी आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगी दूसरे पेज पे, तब आपको सभी आर्टिकल्स मैं याद करवा दूंगी। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। जो गांधीयन प्रिंसिपल है गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। इनका काम क्या है, मतलब कि जो भी गांधी जी की जो प्रोग्राम थे नेशनल मूवमेंट में, जो उनकी जो भी आइडियाज थे उनको रिप्रेजेंट करना। सो दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एनिक्सेटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट इन ऑर्डर टू सो दैट हम गांधी जी के ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। तो कुछ आइडियाज़ को हमने इंक्लूड किया है GPSB। जैसे आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत, और हमें क्या करना चाहिए, नेसेसरी पावर्स ऑफ अथॉरिटी हमें क्या करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए, सो दैट वो अपने आप क्या कर सके, फंक्शन कर सके एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फाइन। आर्टिकल 43 में क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं एज एन इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरिया। मैंने आपको शुरू में बताया था गांधी जी क्या चाहते थे, वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 40 में क्या हम मेनली पंचायत की बात करते हैं कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आर्टिकल 43 में हम क्या करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 43B में ये है कि ये गाइस ही बाद में ऐड हुआ था जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किस तरह से हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हैं एंड किस तरह से हम उनको फॉर्म कर सकते हैं टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आर्टिकल 43B बोलते हैं। ध्यान रखना गाइस, 43 और 43A जो आर्टिकल है वो सोशलिस्ट में है, जबकि आर्टिकल 43B है वो गांधीयन में है। फाइन। आर्टिकल 46 में क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट SC और ST के क्या करना है, प्रमोट करने हैं, या फिर जो भी हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनके इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना है, और सो दैट हम उनको प्रोटेक्ट कर सके सोशली इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से। फाइन। आर्टिकल 47 में देखो, अभी हमने आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड भी पढ़ा था, लेकिन इसी के साथ क्या है, वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गया जो हेल्थ के लिए इंजरियस होते हैं, इनकी कंजप्शन को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। आर्टिकल 48 में क्या करते हैं, हमें जो काव जो भी मिल्की एनिमल है इनके मीट को क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, और ये बात करते हैं कि हमें उनकी ब्रीड्स को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस गांधीयन प्रिंसिपल्स में आप देख सकते हो कौन कौन से कवर होते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 40 जिसमें हमने पढ़ा कि हमें पंचायत ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आर्टिकल 43 हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। 43B इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करिए। आर्टिकल 46 हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए, SC एंड ST के बारे में। आर्टिकल 47 में हमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या जो ड्रग्स हैं उनकी कंजप्शन को प्रोहिबिट करना चाहिए। आर्टिकल 48 में हमें क्या करना चाहिए, जो भी काउस या जो भी मिल्की एनिमल्स की जो मीट होता है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए और उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये जो इसमें जो प्रिंसिपल है वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले क्या, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है अंडर आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है दो तरह के लॉज होते हैं, एक सिविल लॉज होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल लॉ। फाइन। हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉज सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर एक के ऊपर सेम लागू होते हैं। लेकिन जो सिविल लॉज है ना, वो हमारा जो रिलीजन बेस्ड अलग होता है। लाइक आपको पता है हमारे इंडिया में शादी रिवाज अलग अलग है, हिंदूज के अलग है, मुस्लिम्स के अलग है, सिख्स के अलग है,
तो इसी तरह उनके डाइवोर्स के भी जो लॉज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, तो सिविल लॉज में जो जितने भी घरेलू मामले हैं उनके जो मैटर्स हैं वो रिलीजन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, मतलब हिंदूज के लिए अलग है और मुस्लिम्स के लिए क्या है, सेपरेट है। फाइन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा, हम जो सभी सिटीजन को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाएंगे, मतलब कि चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, वो पूरी कंट्री में क्या होगा, सेम ही जो सिविल कोड्स हैं वो क्या होंगे, लागू होंगे। ऐसा आर्टिकल 44 होता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक एक सिर्फ गोवा है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बाकी किसी भी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। फाइन। तो आर्टिकल 44 में यही है, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। फाइन। लिबरल्स में अगेन आर्टिकल 45 में ये कि हमें सभी को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिन बच्चों की एज 6 साल तक होगी, ठीक है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से पहले तक उन्हें जो चाइल्डहुड केयर चाहिए, जो नेसेसरी एजुकेशन चाहिए, ठीक है, वो उन तक पहुँचानी है। आर्टिकल 48 में हमें क्या करना है, अगेन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइन्स पे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। आर्टिकल 48 में हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है और हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, सेव करना है अंडर आर्टिकल 48A। 49 में हमें क्या करना है, अपने मोनूमेंट्स को, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। आर्टिकल 50 में हमें क्या करना है, जो हमारा सेपरेशन है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसको हमें सेपरेशन रखना है, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। फिर आर्टिकल 51 है जो प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और मेंटेन करते हैं रिलेशंस बिटवीन द नेशंस टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेडिंग ऑब्लिगेशंस एंड टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया लिबरल प्रिंसिपल्स में कौन कौन से कवर होते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 45 जिसमें हमने बोला कि चाइल्डहुड केयर हमें प्रोवाइड करनी है, फिर 48 जिसमें हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, 48A में हमें क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 49 में हमें क्या करना है, अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस है उनको प्रोटेक्ट करना है। 50 में हमें जुडिशियल एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, सेपरेट रखे रहना है। 51 में हमें इस तरह से काम करना है सो दैट हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट कर सके और नेशंस के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशंस है उनको रख सके, ठीक है। तो गाइस इस तरह से जो आर्टिकल 51 तक है हमने पढ़ लिया है, और साथ में कौन सा आर्टिकल सोशलिस्ट है, गांधीयन है या फिर लिबरल है वो भी हमने पढ़ लिया। फाइन। अब आगे हम पढ़ते हैं जरा न्यू डीपीएसपी। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, जिसके अंदर 4 न्यू डीपीएसपी को ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी ऐड किया गया था, देखो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन कौन सा, 39, 39A, 43A और 48A। फाइन। देखो टू सिक्योर अपर, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 39A में क्या है, जो आर्टिकल 39 का जो लास्ट था 6 पॉइंट था, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। फिर हम जो 39A पढ़ा था कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है सो दैट हम इक्वली जस्टिस प्रमोट कर सकें, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। 43A में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को सिक्योर कर सकते हैं और वो किस तरह से इंडस्ट्रीज को खुद मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि हमें कुछ वर्कर्स को भी शेयर होल्डिंग देनी चाहिए सो दैट वो इंडस्ट्री को खुद मैनेज कर सके, ठीक है। ये आर्टिकल 43A में हमने ऐड किया था कब, 46th अमेंडमेंट एक्ट में। 48A अभी हमने पढ़ा जो कि लिबरल प्रिंसिपल है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। फाइन। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 में, इसमें हमने आर्टिकल 38 ऐड किया। आपको पता है आर्टिकल 38 में हमने क्या बोला था कि स्टेट को ऐसे काम करने चाहिए वेलफेयर के लिए सो दैट हम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज कर सकें। फाइन। फिर आपको पता है 86 अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था, आपको पता है 86 अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जिसमें हमने क्या बोला था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फाइन। हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था कि फिर हमने जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था तो आर्टिकल 21A ऐड किया था, लेकिन ओरिजिनली जो आर्टिकल 21A में था वो पहले आर्टिकल 45 में था। फिर हमने क्या किया था, आर्टिकल 45 को उठा के आर्टिकल 21A में शिफ्ट कर दिया था और आर्टिकल 45 की कुछ डेफिनेशन को चेंज कर दिया था। इसमें हमने क्या कर दिया था, आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज कर दिया था और इसमें हमने क्या करा था, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 21A, और इसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर और 6 साल से पहले जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया था, अमेंड करके। फिर एक आया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का,
इसमें आर्टिकल 43B को ऐड किया गया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इसके अंदर यही है, अभी हमने पढ़ा, इट रिक्वायर्स स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो किसका पार्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल का। फाइन। सो गाइस अभी आपने क्या सीखा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन से आर्टिकल 38A, 39A, ठीक है, 43A एंड 48A, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमने कौन कौन सा ऐड किया, आर्टिकल 38, एक सेकेंड गाइस कुछ गलत किया है, वेट, आर्टिकल 39 था, सॉरी गाइस, ठीक है, आर्टिकल 39। फिर हमने क्या 86 अमेंडमेंट एक्ट में हमने पढ़ लिया कि हमने आर्टिकल 45 को कुछ उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया था। फिर 97 अमेंडमेंट एक्ट में हमने आर्टिकल 43B दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया। फाइन। अब हम करते हैं डीपीएसपी का पीछे सैंक्शन क्या है, व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड द डीपीएसपी। सर BN राव है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने रिकमेंड किया कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, मतलब कि आप लोगों के राइट है ना उनको हम दो तरह में डिवाइड करेंगे, एक तो जस्टिसेबल होंगे, एक नॉन जस्टिसेबल होंगे। तो जो जस्टिसेबल थे उनको फंडामेंटल राइट्स बना दिए और जो जस्टिसेबल नहीं है उन्हें डीपीएसपी बना दिया, ठीक है। और यही जो चीज़ थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा एक्सेप्ट कर दी गई। फाइन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे सर BN राव, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें इंडिविजुअल के राइट्स को दो तरह से कैटेगराइज करना चाहिए, एक होगा जस्टिसेबल और दूसरा होगा नॉन जस्टिसेबल। और उनकी रिकमेंडेशन को ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। फाइन। और इसी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जस्टिसेबल बनाया गया और जिनको पार्ट 3 में लगाया गया, और डीपीएसपी है उनको नॉन जस्टिसेबल में बनाया गया और इन्हें पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। फाइन। तो जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और ये ड्यूटी की, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे वाइल मेकिंग द लॉ, ठीक है। तो ये एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन पुट करती है स्टेट की अथॉरिटीज को, मतलब वो ना करे वो उसकी खुद की गलती है, लेकिन एक आपको होता है ना आपकी मॉरल वैल्यू, लाइक यू हैव टू लाइक आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ना करो तो आपको कोई मना, तो आपको कुछ बोलेगा तो नहीं ना, लेकिन वो आपकी खुद एक मॉरल वो वैल्यू होगी ना। तो ये एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन पुट करती है स्टेट की अथॉरिटीज पे, सो दैट वो उनको अप्लाई कर सके। लेकिन जो इनके पीछे जो रियल फोर्स होता है वो पॉलिटिकल होता है और फिर पब्लिक ओपिनियन होता है। इसके अलावा जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है उन्होंने ऑब्जर्व किया, नो मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डीपीएससी है, अगर उनके प्रोविजंस को कोई इग्नोर करता है तो कोई किसी भी मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया। सिमिलरली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला कि एक गवर्नमेंट है विच रेस्ट ऑन अ पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल व्हाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। मतलब कि वही सिंपल बात है कि एक गवर्नमेंट जो एक वोट पे जो जीती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो कैन हार्डली, मतलब वो इतनी ईजिली इग्नोर नहीं कर सकती डीपीएसपी को अगर वो अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करती है। और अगर कोई गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है तो उसको आंसर करना पड़ेगा हर बार इलेक्शन से पहले कि आपने वो चीज़ इग्नोर क्यों की है। मतलब सिंपल बात ये है कि आप अकाउंटेबल आंसरेबिलिटी इसको ठहरा सकते हो डीपीएसपी के बेसिस पे, लेकिन इसको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या बनाया, नॉन जस्टिसेबल बनाया और लीगली नॉन एनफोर्समेबल बनाया। क्यों? बिकॉज कंट्री के पास इतने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो बार बार उनको इम्प्लीमेंट करेगी, या फिर उस वक्त क्या था, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी जो कि अभी भी है, बैकवर्डनेस बहुत थी जिसकी वजह से उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो कुछ और फैक्टर्स भी थे जिसको हमने डीपीएसपी को हमने क्या किया, नॉन जस्टिसेबल बनाए। वो फैक्टर्स क्या थे, सबसे पहले इंडिया के पास उस वक्त इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उनको इम्प्लीमेंट करे। दूसरा क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत थी, बैकवर्डनेस बहुत थी कि उनको इम्प्लीमेंटेशन करना खुद में एक चैलेंज है। तीसरा ये है कि अभी अभी न्यूली बोर्न था इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, तो उसमें मतलब कि वो इस पे क्रश हो सकता था अंडर द बर्डन अनलेस वाज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर, टाइम, प्लेस एंड द मोड ऑफ फुलफिलिंग दैट, राइट। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने क्या किया, देयरफॉर टेकिंग अ प्रेगमेटिक व्यू, उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा और उन्होंने क्या किया, इन प्रिंसिपल्स को टीथ नहीं दिए, मतलब कि उन्हें जस्टिसेबल नहीं बनाया, उन्होंने उसको नॉन जस्टिसेबल बनाया। उन्होंने बोला हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए रादर देन इन अ कोर्ट प्रोसीजर। मतलब कि ठीक है, अगर कुछ वायलेट करा था अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पब्लिक ओपिनियन में उन्होंने ज़्यादा बिलीव किया एज कम्पेयर टू कोर्ट के प्रोसीजर्स पे।
एज द अल्टीमेट सैंक्शन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। फाइन। अब आप देख सकते हो कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ होगा। क्रिटिसिज्म क्या होगा, टीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काफी मेंबर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया और साथ ही कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी उन्हें क्या किया, क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले नो लीगल फोर्स, टीपीएसपी को क्रिटिसाइज इसलिए किया कि उन्होंने बोला कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि अगर किसी ने इसको वायलेट किया तो इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो केटी शाह ने उन्हें ये बोला कि एक तरह का जो डीपीएसपी हुआ क्या पायस सुपरफ्लेटिस है और इन्हें क्या किया, कंपेयर किया विद द चेक ऑन अ बैंक, मतलब कि ये सिर्फ तभी पेबल है व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। फाइन। नसरुद्दीन ने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स है आर नो बेटर देन अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मतलब न्यू ईयर आता है आप रेजोल्यूशन बनाते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, तो एक तरह का डीपीएसपी भी उसी तरह है कि ये एक न्यू ईयर की रेजोल्यूशन की तरह है जो अगले सेकंड डे ही हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। टी कृष्णाचार्य ने बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक तरह का वेरिटेबल डस्टबिन है सेंटिमेंट्स में, मतलब कि आपके जो सेंटिमेंट्स हट होते हैं जिनकी कहीं जगह नहीं होती तो आप उनको डस्टबिन में थ्रो कर देते हो, इसी तरह डीपीएस में उनके कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, ठीक है। जबकि जो केसी हैं उन्होंने बोला कि एक तरह के आपके एम्स और एस्पिरेशन का मैनिफेस्टो है एंड बोला कि ये आपका एक मोरल होमिली को सर्व करते हैं और इवर जेनिंग्स ने बोला कि थो दे आर पायोस एस्पिरेशन। फाइन। एक सेकेंड। फाइन। तो गाइस एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं डीपीएसपी को क्रिटिसाइज कैसे कैसे किया गया। जो केटी शाह है उन्होंने बोला कि एक फालतू की चीज़ है, सुपरफ्लेटिस मतलब कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ऐसी अननेसेसरी चीज़ है, ठीक है। और उन्हें ये बोला कि उन्हें कंपेयर किया कि वो चेक है तब तक वो विड्रॉ नहीं कर सकता कोई पैसा जब तक उनको बैंक अलाउ ना करे, ठीक है। नसरुद्दीन ने बोला कि ये कोई रेजोल्यूशन न्यू ईयर के रेजोल्यूशन से जैसा ही है जो अगले दिन तोड़ दिया जाता है। टी कृष्णा ने बोला कि एक तरह के सेंटिमेंट्स को आपको डस्टबिन में जैसे बोला वैसा है, ठीक है। केसी ने बोला कि ये एक मैनिफेस्टो है ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, लेकिन ये बोलते हैं कि आप पे कहीं ना कहीं मोरल ऑब्लिगेशन गुड करते हैं। सर इवर जेनरल ने बोला थो दे आर एज पायोस एस्पिरेशन। फाइन। इलॉजिकली अरेंज, क्रिटिक्स ने बोला कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कोई लॉजिकल मैनर में अरेंज नहीं किए गए और ना ही किसी की एक पर्टिकुलर फिलोसफी है। अकॉर्डिंग टू एन सिल्वर्सन जो डीपीएसपी है वो ना ही प्रॉपरली क्लासीफाई किया है और ना ही इन्हें लॉजिकली अरेंज किया है। ये जो डिक्लेरेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली जो अनइम्पोर्टेंट इशूज़ है, मतलब कि जो इशूज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने उन्हें अरेंज कर दिया विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन। मतलब कि हमने क्या किया, इनका कहने का मतलब था कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और एक होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हमने क्या करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिक्स कर दिया है अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ, और ये लॉजिकल अरेंज नहीं है और ना ही प्रॉपरली क्लासीफाइड है, ठीक है। इन्होंने बोला इट कंपाइज रेदर इनकर्गसली द मॉडर्न विद द ओल्ड एंड द प्रोविजन। मतलब आपने देखना कहीं हम किसकी बात करें, पंचायत की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और कहाँ हम मॉडर्न की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। तो इन्होंने बोला कि हमने क्या किया, कहीं ना कहीं मॉडर्न को ओल्ड और प्रोविजन से क्या किया, कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ सेंटिमेंट्स और प्रेजुडाइज के बेसिस है। फाइन। तो सर इवर जेनिंग्स ने बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, मतलब कि जिन्होंने डीपीएसपी को फ्रेम किया उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें ट्रेडिशनल रहना है, मॉडर्न रहना है, या फिर क्या उनको सेंटिमेंट्स कैसे करना है, मतलब कि हर्ट करने वेलफेयर के बारे में काम उन्हें खुद नहीं पता। ये सिंपल कहना मतलब ये कंजर्वेटिव। सर इवर जेनिंग्स के अकॉर्डिंग क्या जो डायरेक्टिव्स हैं वो पॉलिटिकल फिलोसफी 19th सेंचुरी जो इंग्लैंड है उस पर बेस्ड है। इन्होंने बोला द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड द ब्रिटिश वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट पार्ट 4, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो सिडनी वेब के जो घोस्ट थे वो क्या कर रहे हैं, मतलब इन टेक्स्ट के पेजेस से क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। जो पार्ट 4 था कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी वो क्या कर रहे हैं, दिस एक्सप्रेस द फैबियन सोशलिज्म विदाउट द सोशलिज्म। देखो अब आप इस पर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। फैबियन सोशलिज्म ये सब गाइस ये जो चीज़ें हैं ना वो पीएसआई की रिलेटेड है। उन्होंने बोला जो डायरेक्टिव्स हैं वो इंडिया में सुटेबल मतलब तभी माने जाएंगे, कब माने जाएंगे, 20th सेंचुरी के मिडल में। और क्वेश्चन है कि वेदर दैट सुटेबल फॉर 21st सेंचुरी, मतलब चलो आपने अभी बनाया तो 20th सेंचुरी के मिड तक तो सुटेबल है, लेकिन अब 21st सेंचुरी चल रही है, क्या तब ये टीपीएसपी सुटेबल होंगे या नहीं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि एक तरह का आउटडेटेड है। फाइन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। जो के सनातन है उन्होंने बोला कि जो डीपीएसपी है इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। उनके अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो क्या करता है, स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि आपको इन प्रिंसिपल्स को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, और अगर वो कंप्लाई नहीं करे तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। सिमिलरली क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, बिल उसको मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया बिल है वो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ये बोल के कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल नहीं है,
फॉर कंट्री गवर्नर, ठीक है। और कोई भी मिनिस्टर इसको इग्नोर नहीं कर सकती, ऐसा राइट ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में स्टेट लेवल, मतलब कि जैसे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, उसी तरह स्टेट लेवल पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में जाते हैं कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ठीक है। बाकी यूटिलिटी क्या है, देखो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट कल हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे डीपीएसपी को विद एमसीक्यूज एंड द प्रीवियस क्वेश्चन। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर पूछना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।